गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में और दोस्तों में यस। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, न्यूज़पेपर के स्पेशली हिंदी न्यूज़पेपर के मुख्य पृष्ठ का जो भाग होता है जिसे हम संपादकीय के नाम से जानते हैं या फिर आप एडिटोरियल के नाम से संबोधित करते हैं, उसके बारे में यहाँ पर स्पष्टीकरण देते हैं और चीज़ों को सही तरीके से बताते हैं। यदि आवश्यकता पड़ता नहीं इस विषय के बारे में बताना चाहिए तो उसके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो विषय है वो दो एडिटोरियल लेकर आज चलेंगे। एक है चीनी आक्रामकता को जवाब और दूसरा सुरक्षा चुनौतियों से घिरी हसीना सरकार। तो हसीना सरकार, जैसा कि आपको पता है कि बांग्लादेश के संदर्भ में बात करेंगे, उसके बाद चीन के बारे में बात करेंगे। तो दोनों जो देश हैं एक तरह से भारत जैसे देश के लिए अंतर्विरोध का ही काम करते हैं, ठीक है। हालांकि वो अलग चीज़ है कि जब पाकिस्तान के कब्जे से बांग्लादेश को आज़ाद कराया गया तो उसकी अलग भूमिका बनी हुई है बांग्लादेश की भारत जैसे देश के लिए। फिर भी आज भी वहाँ पे जो चरमपंथी हैं भारत जैसे देश को घेरने का काम करते हैं, अस्थिर करने का काम करते हैं। तो चलिए पहले हम चलते हैं चीनी आक्रामकता को जवाब। जैसा कि विषय से ही पता चल गया है, चीनी आक्रामकता को जवाब मतलब ऐसा आखिर क्या हुआ कि चीन की जो आक्रामकता था उसको हमने जवाब दिया। तो सबसे पहले बता दें, इस समय संसद का अधिवेशन चल रहा था और पूर्ण रूप से जो विपक्ष की पार्टी थी या फिर कह सकते हैं एक दो चार लोगों के नाम में मैं आपको बता दे रहा हूं जो प्रभावशाली तरीके से संसद के अंदर अपनी बात रखते हैं, जो अकबरुद्दीन ओवैसी हैं। उन्होंने सीधे सीधे कहा ये भारतीय संविधान के खिलाफ एक जाना माना चोट है। चोट इसलिए इन्होंने कहा है क्योंकि जिस तरह से 9 दिसंबर के दिन चाइना की जो आर्मी उसे कहते हैं पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, तो उनके बीच और भारतीय सेना के बीच जिस प्रकार से एक झड़प हुआ है, हालांकि किसी प्रकार की कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, फिर भी ये सीधे सीधे कह रहे हैं कि ये बातें हम लोगों के सामने क्यों छिपाई गई, आखिर क्या कारण था। तो इस तरह के तमाम तरह के जवाबों के माध्यम से भारत सरकार को घेरने का काम किया जा रहा है। तो बता दें आपको, अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक तवांग घाटी है जिसकी सीमा पे कुछ अवैध तरीके से चाइना जैसे देश के जो आर्मी हैं वो निर्माण का कार्य कर रहे थे और भारतीय सेना जाकर वहाँ पर रोक दी है। हालांकि कई घंटों तक हस्तक्षेप करना पड़ा, कार्य को बाधित करना पड़ा, तब जाके चीनी सेना पीछे हटी है। तो ये चीज़ भी अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत साबित होती है कि हमने चाइना के आर्मी को पीछे कर दिया। बता दें दोस्तों, पहले जैसी अब स्थिति नहीं रही हमारे देश के लिए। अब हमारे देश के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं यशस्वी मोदी जी, वो इस चीज़ को भांप चुके हैं कि जब तक पूर्वोत्तर या उत्तर के राज्यों को पूर्ण रूप से हम संसाधन नहीं देंगे, उन्हें विकसित नहीं करेंगे, तमाम तरह की चीज़ों से लैस नहीं करेंगे, तब तक ये स्थिति आम बनी रहेगी। चाइना जैसा देश जिसकी ये मंशा है कि भारतीय क्षेत्रों को अपने कब्जे में लेना, वो बहुत पहले से सोचता चला आया है। और यही कारण है कि दोस्तों कश्मीर के कुछ भाग को इस समय वह उपभोग कर रहा है, ठीक है। उसके बाद जब इस प्रकार के सवाल जवाब किए गए संसद के अंदर तो अमित शाह ने भी खरी खरी सुना दी। उन्होंने कहा कि राजीव फाउंडेशन जो था उसमें चाइना देश 150 करोड़ का चंदा दिया, ठीक। उसके बाद जो आपके यहाँ एक कोई मुस्लिम बता रहे हैं आपको, क्या नाम है इनका, एलसी के पूर्वी विवाद में एक और मोर्चा का अत्यंत चिंताजनक है, डॉक्टर जाकिर नाइक। इनसे भी ये साथ 50 लाख या कुछ राशि मिली थी जिसको पूरी शक्ति के साथ हमारे कह सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा ये चीज़ें उठाई गई, ठीक। और बता दें ये पहली बार नहीं है जिस प्रकार से चाइना जैसे देश ने भारतीय
क्षेत्रों को अपना कहा है। इससे पहले 1-2 साल पहले जब आप जाएंगे, आपने देखा होगा कि गलवान में क्या स्थिति बनी थी, जिसमें कई लोग इधर के भी जवान शहीद हुए थे और उधर के भी लोग मारे गए थे। तो बार बार जिस प्रकार से चाइना की आर्मी ये हस्तक्षेप भारतीय क्षेत्रों में कर रही है, आने वाले दिन में एक युद्ध का कारण बन सकता है। बता दें, जब कभी भी हमारे देश के साथ किसी दूसरे देश का युद्ध अभ्यास होता है तो उसे जलन होने लगता है। अभी जल्द में ही उत्तराखंड में, यहाँ पे होगा उत्तराखंड की औली में भारत अमेरिकी संयुक्त युद्धाभ्यास पर बीजिंग द्वारा आपत्ति जताने के कुछ दिनों बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी सैनिकों ने यह सुनियोजित आक्रामकता दिखाई है। तो उन्हें ये चीज़ें कहीं न कहीं नागवार गुजरती हैं, इसलिए वो इस प्रकार के कृत्य करते हैं। ठीक, आपने देखा होगा कि यहाँ पे देखिए लिखा है, बीजिंग ने अब सीमांत इलाकों में शांति बहाल करने की जो जरूरत बताई, उसी से पता चलता है कि चीनी आक्रामकता को उतना ही करारा जवाब मिलेगा। लेकिन सच्चाई यह भी है कि जब वास्तविक नियंत्रण रेखा के उत्तरी हिस्से में पहले से जारी विवाद नहीं सुलझ पाए, तब LAC के पूर्वी हिस्से में विवाद के एक और मोर्चे का खुलासा अत्यंत चिंताजनक है। तो बार बार जिस प्रकार से हस्तक्षेप कर रहा है भारतीय क्षेत्रों में चाइना जैसा देश, उसके मंसूबों को समझने की आवश्यकता है और भारत जैसे देश को वैश्विक स्तर पर जाकर, क्योंकि इस समय हमें अन्य देशों को समझाने के लिए किसी मंच की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा देश G20 जो ग्रुप है उसकी मेज़बानी हमारा भारत जैसा देश कर रहा है। और अब हमारे पास समय है कि चाइना जैसे देश की जो असलियत है उसे पूरी दुनिया के सामने उजागर करना चाहिए। हमारा यहाँ एक बहुत बड़ा बौद्ध धार्मिक वो हो रहा है, संगोष्ठी हो रहा है, जिसमें दुनिया भर के जितने भी बौद्धिक कह सकते हैं, जो होता है ना, एक रिलीजन है जो लोग बुद्ध जी को मानते हैं, ठीक है, जिन्हें बौद्धिस्ट कहा जाता है, जितने भी बड़े बड़े धर्म गुरु हैं, अनुयायी हैं, सारे लोग भारत में आएंगे और संगोष्ठी किया जाएगा। और दलाई लामा, जी हाँ दोस्तों, वही धार्मिक नेता हैं जिन्हें तिब्बत से बुरी तरह से खदेड़ कर वहाँ से भगाया गया और उनके अनुयायियों को बुरी तरह से जिंदा जलाया गया, उनको फांसी दी गई, उनको मारा गया। तो दलाई लामा भी बहुत बड़ा कार्य भारत के संदर्भ में कर सकते हैं। वो दुनिया को बता सकते हैं, जो एक धर्म गुरु का नहीं हुआ, वो किसी अन्य देश के भला के बारे में कैसे सोच सकता है। तो ये था चीनी आक्रामकता को जवाब। दूसरा दोस्तों, सुरक्षा चुनौतियों से घिरी हसीना सरकार। तो हम बात कर रहे हैं कि इस बार भी चुनाव होने वाला है लोकसभा का बांग्लादेश के अंदर, ठीक। और भारत की जो अपेक्षाएं हैं वो सीधी सीधी यही हैं कि सरकार ऐसे लोगों की बने बांग्लादेश के अंदर जिनसे हमारे जो हैं सामरिक समझौते हैं आसानी से किए जा सकें। क्योंकि आपको पता है, म्यांमार में जब एक घटना घटी थी, वहाँ के बौद्धिस्टों और मुसलमानों के बीच, जो रोहिंग्या हैं उनके बीच जब एक विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद उन्हें वहाँ से पलायन होना पड़ा। तो भारी संख्या में बांग्लादेश में भी शरण ले रखे हैं रोहिंग्या, और भारतीय उपमहाद्वीप में भी शरण ले रखे हैं। और बांग्लादेश के अंदर तो वो स्थिति वो पैदा कर दिए हैं, जो शरणार्थी हैं, जो स्पेशली रोहिंग्या हैं, इन्हें शरणार्थी ना करके घुसपैठिया कहेंगे। क्योंकि शरणार्थी वो होता है जो विधिवत कागज पत्र के साथ आपके देश से इजाज़त मांगता, क्या मैं आपके देश में कुछ समय तक रह सकता हूँ जब तक हमारे देश की स्थिति काबू में ना आ जाए। ये होते हैं शरणार्थी। जैसे तिब्बत के लोग हैं, दलाई लामा है, ये शरणार्थी के रूप में भारत से आग्रह किए हैं, निवेदन किए, तब जाकर भारत इनको स्वीकृति दिया कि आप यहाँ पर रह सकते हैं। पर दोस्तों, जो रोहिंग्या है, मानते हैं कुछ लोग हैं जो शरणार्थी के रूप में यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा तकरीबन 80% जो हैं वो दोस्तों घुसपैठिए हैं। उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है कि किस देश से बिलोंग करते हैं, कहाँ के मूल निवासी हैं, नाम क्या है, कुछ नहीं पता। तो ऐसे ही लोग, ठीक है, इस समय जो है कि आपका बांग्लादेश भी परेशान हो गया ऐसे लोगों से, क्योंकि इन्हीं में से एक निकल कर एक नेता आया है, एक अलग विचारधारा चरमपंथी का जन्म हुआ है, ठीक है, चरमपंथ जिसको कहते हैं, वो सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। और भारत जैसे देश में भी वो स्थिति बन रही है। ऐसे लोगों को क्या नहीं, छोटा मोटा प्रलोभन देकर
आप नेशनल सिक्योरिटी में आप बहुत कुछ करवा सकते हैं। ऐसे ही लोग आतंकवादी बन रहे हैं, उग्रवादी बन रहे हैं, नक्सलवादी बन रहे हैं, यही लोग हैं। क्योंकि जो इनकी स्थिति है, इनकी स्थिति को भांपकर कोई भी इनके साथ इनका दुरुपयोग कर सकता है। और बता दें, एक समय था जब बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, पर दोस्तों इंदिरा गांधी की कूटनीति की वजह से पूरी तरह से बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अलग कर दिया गया पाकिस्तान से। अन्यथा वही एक समय था जब पाकिस्तान उड़ान भरता था, बांग्लादेश आता था और शासन करता था। पर दोस्तों हमारी उस समय की जो प्रधानमंत्री थी, उनकी सूझबूझ की वजह से इनकी सरकार को अस्थिर किया गया और पाकिस्तान के प्रभाव से बिल्कुल इन्हें अलग कर दिया गया। आज यहाँ पे जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या की जा रही, वो किसी से छुपा नहीं है। बता दें, हसीना सरकार के ऊपर हो या जिया के ऊपर हो, इनके ऊपर तमाम तरह के ये आरोप लगते रहते हैं कि ये इस्लामिक जो चरमपंथी है उनको ये पोषण देती हैं, उनको सत्ता का संरक्षण देती हैं। ऐसे तमाम तरह के आरोप लगे हैं। और जो सबसे बड़ा आरोप है, जो भारतीय लोगों के लिए सही नहीं है, भारतीय लोगों को दुखी करता है, वो है अल्पसंख्यक। बांग्लादेश के यदि बात करें या फिर पाकिस्तान की बात करें, हालांकि अभी हम बांग्लादेश के संदर्भ में बात करें तो पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, पाकिस्तान की स्थिति तो इससे भी दयनीय है। बता दें, अल्पसंख्यक जो हिंदू हैं, एक समय था यहाँ बांग्लादेश में अल्पसंख्यक के रूप में वहाँ मुसलमान था और बहुसंख्यक के रूप में हिंदू था। पर दोस्तों आज स्थिति वो बनी हुई है कि गिनती के चुने हुए परिवार हिंदू के बचे हुए हैं, जबरन उनका धर्मांतरण होता है, उनकी बहू बेटियों को नीलाम किया जाता है, उनके मंदिरों को, उनके उपासना या धार्मिक स्थल को तोड़ा जाता है और वहाँ की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो पुलिस है, पूरी तरह से मौन रहती है। तो यदि भारत जैसे देश से यदि रिश्ते अच्छे बनाने हैं तो सबसे पहले वहाँ के जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए कोई बेहतर आपको योजना लानी होगी, जिससे उनकी जो जीवन जीने का जो तरीका उसमें आप लोग बदलाव करें। बता दें, अगर मैं बात करूं आपसे, बांग्लादेश में कई बार हिंदू मुस्लिम भी राइट हुआ था और पूरी तरह से जिस बर्बरता और अमानवीयता के साथ वहाँ के हिंदुओं को काटा गया, कुचला गया, सांस्कृतिक धरोहरों को जिसके पूरी तरह से जिम्मेदार वहाँ की जो चरमपंथी है, इस्लामिक चरमपंथी ही थी। यहाँ पे देखिए लिखा है, जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश और अंसारुल इस्लाम नामक दो समूह आज के जिहादी प्रदेश पर हावी हैं। जेएमबी का एक गुट इस्लामिक स्टेट से संबंध रखता है, जबकि अंसारुल इस्लाम अल कायदा की दक्षिण एशियाई शाखा से संबंध है। तो इसके बारे में जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा अंतर नहीं दिखेगा पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में। पर बस अंतर यही है कि दोस्तों पाकिस्तान जो है खुला चुनौती देता है और पूरी दुनिया के सामने ये स्वीकार करता है कि भारत जैसे देश के साथ हमारे जो संबंध है वो प्रिय नहीं है, हम एक दूसरे के लिए शत्रु का काम करते हैं। ठीक है। और ये जो हैं ये साइलेंट लोग हैं। कभी कभार आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि बांग्लादेश के रास्ते से ही पाकिस्तान, चाहे जासूस हो चाहे आतंकवादी हो, उनको इन्हीं रास्तों से बाहर में प्रवेश किया जाता है। उसके बाद भारत जैसे देश के कई भागों में बम ब्लास्ट किया जाता है। तो जब तक ये सारी समस्याएं, ये सारी चुनौतियों से घिरी रहेगी हसीना सरकार, तब तक कोई भी वैश्विक स्तर का कोई देश हो या संगठन हो, इन्हें किसी प्रकार का मदद नहीं करेगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।